हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग आप कंपनीज एक्ट के फीचर्स बताओगे। ठीक है, तो उसमें कुछ सेक्शंस आते हैं 230 से 240, 230 से 240 तक के सेक्शन इसको डिफाइन करते हैं, इसको बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन जो सेक्शन है 230 है, इसका एक प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगी और उसको समझाऊंगी। ठीक है, 230 में सेक्शन में वो प्रोसेस पूरा लिखा है। ठीक है, वो प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊंगी और उसके बाद जितने भी 230 से 240 तक के सेक्शन रह जाते हैं उसमें क्या होगा, उसी प्रोसेस को मॉडिफाई करके, कुछ ऐड करके, कुछ हटा के, कुछ वो करके बताया हुआ, वो मैं आपको समझा दूंगी। आपको मेनली 230 अंडर सेक्शन 230 आपको आना चाहिए। ठीक है, उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, पूरा समझा दूंगी आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चार्ट मैंने बनाया है। ठीक है, एक चार्ट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये चार्ट मैंने पूरा बनाया है, इसमें NCLT है। आप सबसे ऊपर देख रहे हैं NCLT लिखा है, तो जहाँ NCLT लिखा है यानी कि आप फर्स्ट उसमें क्या एप्लीकेंट लिखा है, सबसे नीचे आप यहाँ कोने पे देखेंगे एप्लीकेंट लिखा है। तो ये एप्लीकेंट हैं, यानी कि एप्लीकेंट कौन, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, कंपनी और लिक्विडेटर ऑफ कंपनी, यानी कि यदि अपॉइंट हुआ है लिक्विडेटर कंपनी में तो वो लिक्विडेटर कौन, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, लिक्विडेटर और कंपनी। ये एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे कहाँ पर, NCLT को, कि हमें कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट, मर्जर, अमलगमेशन या कुछ भी कंपनी इस टाइप का करना चाहती है तो वो सबसे पहले क्या करेगी, कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर्स और लिक्विडेटर एप्लीकेशन बनाएगा किसको, NCLT को, कि भैया हम ये अपनी कंपनी में करना चाहते हैं, आपकी सहमति है, आप इस पे मोहर लगाइए, आप इसकी रजामंदी हमको दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, एप्लीकेंट एप्लीकेशन बना रहा है किसको, ठीक है, तो एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन बना रहा है किसको, NCLT को। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन बना रहा है कौन, क्रेडिटर्स, या तो क्रेडिटर्स या मेंबर्स या फिर कंपनी, या फिर कंपनी में जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है वो, या फिर कोई और मेंबर्स भी हो सकता है। ये लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं कि हम अमलगमेशन, मर्जर, कंप्रोमाइज़ या कुछ भी इस टाइप का करना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, आप NCLT को एक एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, ये हो गया एक प्रोसीजर, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये एप्लीकेशन जाएगी। अब ये एप्लीकेशन खाली तो है नहीं कि एक पन्ने पे आपने एप्लीकेशन लिखी और दे दी NCLT को, उसके साथ भी कुछ जाएगा। अब आप सोचिए कि उसके साथ क्या जा सकता है। जब आप कंप्रोमाइज़, अरेंजमेंट, मर्जर, अमलगमेशन ये सब चीज़ें के रिगार्डिंग आप कोई परमिशन मांग रहे हो तो आप उसी के रिगार्डिंग एप्लीकेशन में उसके साथ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाएंगे। नॉर्मल फॉर्म भी भरा जाता है तो उसके साथ आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लगाते हो अपने प्रूफ के लिए। तो ऐसे ही जब आप एप्लीकेशन दोगे NCLT को तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके साथ क्या क्या लगेंगे, मटेरियल फैक्ट, यानी कि उस कंप्रोमाइज़, अरेंजमेंट या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी सच्चाई हैं कंपनी से रिलेटेड वो आप बताएंगे। ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यदि वो चीज़ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है, यानी कि आपका मैटर ही रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, तो आप उसके बारे में भी डिस्क्लोज़र देंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, फिर है कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स 75, कि भैया हमने से क्रेडिटर से कंसेंट, उनकी रजामंदी ले लिया और 75% कंसेंट ये रही हमारे सामने, वो भी उसका भी प्रूफ देंगे। ठीक है, और फिर क्या, अदर डिस्क्लोजर, यानी कि उसके अलावा जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं जो आप बताना चाहते हो NCLT को एक राइट वे में, वो आप सब डिस्क्लोजर देंगे उसको। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हो गई जो आप कंपनी के एप्लीकेशन के साथ लगा के देंगे। ठीक है, यही बाद में डेफिनेशन सेक्शंस में डिफाइन है, वो मैं आपको अभी बता दूंगी। पहले आप एक बार प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि प्रोसेस समझना आसान है। एक बार आप स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेंट कौन थे, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, लिक्विडेटर और कंपनी। ठीक है, इन्होंने एप्लीकेशन बनाई किसको, NCLT को। क्या क्या दिया, वो 4 चीज़, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है,
कंसेंट ऑफ क्रेडिटर 75% की, क्लोजर ये अदर डिस्क्लोजर जो भी आप देना चाहते हो, और मटेरियल फैक्ट्स बताए हैं। ठीक है, ये सब, ये 4 चीज़ों के साथ एप्लीकेशन एनसीएलटी को चली गई। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद क्या हुआ, अदर ऑर्डर है मीटिंग। फिर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन पहुंच गई, सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए जितने भी उसको चाहिए थे। उसके बाद वो क्या करेगा, वो एक मीटिंग रख देगा कि एक मीटिंग अपॉइंट की जाए, जिसमें क्या होगा, जिसमें मीटिंग के लिए नोटिस जाएगा। किस किस को जाएगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि जिससे एप्लीकेशन दी और एनसीएलटी के बीच में ही मीटिंग हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। कंपनी है तो और भी बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उनको भी नोटिस जाएगा। नोटिस किस किस को जाएगा, जो मेंबर शामिल है एप्लीकेंट में, ठीक है ना, यानी कि एप्लीकेशन के बारे में पता है उनको तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा और जितने मेंबर्स हैं उनको जाएगा, मेंबर्स को जाएगा, क्रेडिटर्स को जाएगा और डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा। जब आप एक एप्लीकेशन बन जाएगी तो कंपनी की वेबसाइट पे ये मेंशन होगा कि भैया फलां की स्कीम के लिए एनसीएलटी में एप्लीकेशन जा चुकी है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, कंपनी की वेबसाइट पे ये जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को और आपके स्टॉक एक्सचेंज को भी ये बात जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन, इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन उनको भी जाएगी। यदि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी ये सब चीज़ें जाएंगी। ठीक है, उनकी वेबसाइट पे भी ये सब चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है, और एक इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी आप देंगे। ठीक है, उसके बाद यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरबीआई को, ठीक है, और आईटी इनकम टैक्स, ठीक है, आईटी को यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और सीसीआई को यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, ठीक है, इनको जाएगा। इन सबको नोटिस जाने के बाद यदि इनको कोई प्रॉब्लम है तो ये विदिन 30 डेज रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। यदि विदिन 30 डेज के इनको नोटिस पहुंचने के बाद के 30 दिन तक यदि इन किसी भी डिपार्टमेंट ने, स्टॉक एक्सचेंज ने, सीजी ने, आरबीआई ने, आईटी ने, सीसीआई ने या मेंबर्स ने, क्रेडिटर्स ने, किसी ने भी 30 दिन तक यदि नोटिस पहुंचने के बाद के 30 दिन तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो ये माना जाएगा कि इन लोगों को, इस डिपार्टमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस स्कीम से। ठीक है, जैसे हमने 390 में स्कीम ली थी ना, जैसे उसका प्रोसीजर चला था वैसे ही सेम चलेगा। यार किसी भी चीज़ का आप खुद से सोचो, यदि किसी भी चीज़ का कोई प्रोसीजर चल रहा है और एक अथॉरिटी है जो उसको क्लियर करेगी या उसको देखेगी, तो नॉर्मली यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं बता रही हूँ, बस ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि अच्छा इसके बाद ये है, इसमें कौन सी अथॉरिटी है, कितने दिन बाद क्या किया जाएगा, किस किस चीज़ का कैसे कैसे इस्तेमाल करा है, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेंट यहाँ पर कौन होंगे, किसको एप्लीकेशन जाएगी, किस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे। ठीक है, फिर एनसीएलटी ने, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। यदि आप एक बार दिमाग में बैठा लोगे, इस चार्ट को एक बार दिमाग में बैठा लोगे तो ये हमेशा के लिए आपकी माइंड में बैठ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर एनसीएलटी ने ऑर्डर किया मीटिंग के लिए मेंबर्स, इन सबको क्या गया, नोटिस गया। ठीक है, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी की वेबसाइट पे, यदि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, न्यूज़पेपर में, और सीजी को, आरबीआई को, आईटी को, सीसीआई को। ठीक है, इन सबको, ये सब चीज़ें आपके पेपर रेगुलर होते हैं तो ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, विदिन 30 डेज यदि इनको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ये विदिन 30 डेज ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, अदरवाइज ये माना जाएगा कि इनको इस स्कीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वोटिंग आएगी। ठीक है, फिर आएगी वोटिंग एट द मीटिंग। वोटिंग का क्या होता है, या तो वोट खुद मेंबर्स आके देंगे, या फिर प्रॉक्सी से होगी, या फिर पोस्टल बैलेट से होगी, या फिर ई वोटिंग होगी। 4 तरीके होते हैं वोटिंग के। ठीक है, कैसे होगी, या तो खुद से आके मेंबर करेंगे, प्रॉक्सी से करेंगे, पोस्टल बैलेट से करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी। ठीक है, अब वोटिंग 75% से पास होनी चाहिए, यानी कि जो रेजोल्यूशन हमें मीटिंग में पास करना है वो 75% से पास होना चाहिए, 75% से पास होना चाहिए, और विदिन 1 मंथ जो आपकी वोटिंग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और रेजोल्यूशन 75% से पास हो जाना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद क्या है, जब आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एनसीएलटी एक ऑर्डर करेगी। वो क्या ऑर्डर करेगी, फाइलिंग ऑर्डर विद आरओसी ऑर्डर कर देगी, हाँ भैया हमें अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इसको फाइनल स्कीम को प्रोसीड करो, इस आगे स्कीम को चलाओ। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कंपनी जो है फाइलिंग ऑर्डर विद आरओसी विद इन 30 डेज। उसके बाद जब ये एनसीएलटी ऑर्डर कर देगी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप कंपनी के आरओसी को ये इन्फॉर्मेशन दोगे। ठीक है। उसके बीच में एक पॉइंट और है कि यदि आप वोटिंग के उसमें यदि कोई मेंबर या क्रेडिटर शेयर होल्डर्स इस स्कीम के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, तो शेयर होल्डर जो यदि रेज करना चाहता है ऑब्जेक्शन इस स्कीम के तहत, तो उसके पास 10% जो टोटल शेयर होल्डिंग है कंपनी की, उसका 10% हिस्सा उसके पास होना चाहिए शेयर होल्डर्स के पास, तभी वो ऑब्जेक्शन रेज करने की उसको पावर है। ठीक है। क्रेडिटर के पास 5% होना चाहिए। यदि क्रेडिटर के पास 5% हिस्सा है टोटल शेयर होल्डिंग का, तो वो ऑब्जेक्शन इस स्कीम के रिगार्डिंग रेज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो शेयर होल्ड ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए शेयर होल्डर्स के पास 10% और क्रेडिटर्स के पास 5% टोटल शेयर कैपिटल का हिस्सा होना चाहिए। ये ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल होते हो ऑब्जेक्शन रेज करने की कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, मैं फटाफट रिवाइज कराती हूँ आपको ये वाली पूरी स्कीम। ठीक है। सबसे पहले जाएगी एप्लीकेशन। एप्लीकेंट कौन होगा, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, लिक्विडेटर या फिर कंपनी खुद। ठीक है। एप्लीकेशन किसको जा रही है, एनसीएलटी को। क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ जा रही है, 4 डॉक्यूमेंट है टोटल। कौन कौन से, मटीरियल फैक्ट्स। ठीक है। दूसरा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तीसरा कंसेंट ऑफ क्रेडिटर 75% के साथ और अदर डिस्क्लोजर। ये एप्लीकेशन के साथ 4 डॉक्यूमेंट अलग से लग के जाएंगे। एप्लीकेंट हो गया, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन पहुंच गई। एनसीएलटी ने ऑर्डर करे मीटिंग के लिए। ठीक है। मीटिंग का नोटिस गया किसको, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को। वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे गया, लिस्टेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज को गया और सेबी को गया, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में गया। उसके बाद सीजी, आरबीआई, आईटी और सीसीआई को गया। विद इन 30 डेज ये रेज ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते। इनके पास 30 दिन है। ठीक है। उसके बाद वोटिंग होगी, मीटिंग में वोटिंग होगी। उसका वोटिंग का 1 महीना होता है। 1 महीने के अंदर आपको 75% से रेजोल्यूशन पास करवाना है। वोटिंग के 4 तरीके हैं, देमसेल्व्स, ठीक है, खुद से आगे वोट कर सकते हैं, प्रॉक्सी से हो सकता है, पोस्टल बैलेट से हो सकता है, या फिर ई वोटिंग हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एनसीएलटी ऑर्डर करेगी कि भैया हम सारी सबकी कंसेंट ले आए हैं, रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया 75% से, तो एनसीएलटी ऑर्डर कर देगी कि स्कीम को आगे चलाओ, प्रोसीड करो, ये तरीके से स्कीम फॉलो होगी। ठीक है। उसके बाद कंपनी जो है वो आरओसी में विद इन 30 डेज फाइल करेगी कि भैया हमारी स्कीम पास हो गई है, हम इस स्कीम को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्शन यदि रेज करना है, शेयर होल्डर्स 2 मेंबर हैं जो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। क्राइटेरिया क्या है, टोटल शेयर होल्डिंग का शेयर होल्डर्स के पास 10% हिस्सा होना चाहिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, और क्रेडिटर्स के पास टोटल शेयर होल्डिंग का 5% हिस्सा होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्शन इस स्कीम के रिगार्डिंग रेज कर सकते हो। ठीक है, मामला क्लियर है, पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया। इसकी आप चाहे स्क्रीनशॉट रख लें, चाहे आप इसको लिख लें, इससे बाहर कुछ नहीं है 230 में, सेक्शन 230 में इससे बाहर कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, अब मैं बताऊंगी आपको एनसीएलटी की जो बुक में लिखा है सेक्शन वाइज, जैसे 230 से 240 तक जो सेक्शंस कह रहे हैं, जो बुक में एज ए पैराग्राफ सेक्शन मेंशन करके लिखा है, ये जो मैंने आपको समझाया ये पूरा चार्ट था। ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक पूरा आपको ओवरऑल पिक्चर दिखा दी कि ओवरऑल प्रोसीजर ये होता है। ठीक है, अब हम सेक्शन वाइज करेंगे कि आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या स्टेप आप उठा रहे हैं, तो उसके लिए हम एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे और उससे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपके लिखा है एनसीईआरटी टू अज्यूम जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन बन गई। उसके बाद सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट टू बी अकम्पनीड बाय ए एफिडेविट डिस्क्लोजिंग, यानी कि वही वाले 4 डॉक्यूमेंट हैं, मटेरियल फैक्ट्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स विद 75%
और आपके अदर डिस्क्लोजर, यही पॉइंट इसमें लिखे हैं। यानी कि सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 आपको वो बात बता रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन, जो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन बनाई है एनसीएलटी को कि हम कंप्रोमाइज़ अरेंजमेंट मर्जर करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन के साथ और कौन से 4 डॉक्यूमेंट जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, वो 4 कौन से डॉक्यूमेंट है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, मटीरियल फैक्ट्स, अदर डिस्क्लोजर, और एक और था कंसेंट ऑफ क्रेडिटर 75% से। ये आपको एप्लीकेशन के साथ देनी है। तो ये आपका सेक्शन कहता है अंडर सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 में आपके यही बात लिखी हुई है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। फिर प्रोविज़न टू सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। प्रोविज़न टू सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 कहता है नोटिस रिलेटिंग टू कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। जो मैंने आपसे बोला था कि वेबसाइट पे यदि कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, और लिस्टेड नहीं भी है, तो जो नोटिस एनसीएलटी ने मीटिंग के लिए कहा है कि मीटिंग रखो, उसका जो नोटिस जाएगा वो कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा। यही बात इस पॉइंट में लिखी है। तो ये कौन सा सेक्शन कहता है, अंडर सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 ये बात कहता है कि कंपनी की वेबसाइट पे इस स्कीम की इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये स्कीम एनसीएलटी के पास ऐसे ऐसे आई हुई है और इसके रिगार्डिंग अब कंपनी प्रोसीड कर सकती है इस स्कीम को। तो इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट पे जाएगी। ये बात कौन कह रहा है, सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 ये बात कह रहा है। चाहे आप इस चार्ट के साथ सबसेक्शन भी अपने मेमोरी के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से पढ़ के लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, नोटिस ऑफ मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट बी सेंड टू वेरियस रेगुलेटिंग इंक्लूडिंग। यानी कि कौन कौन सी वो बॉडीज़ हैं जिनको इस मीटिंग के रिगार्डिंग कि कंपनी ये स्कीम कंप्रोमाइज़ अरेंजमेंट मर्जर अमलगमेशन करना चाहती है, इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन एनसीएलटी को मिली है। इस बात को मीटिंग में किस किस अथॉरिटी के पास नोटिस जाएगा कि भैया मीटिंग रख रहे हैं हम, अब ये कंपनी में ये काम होने हैं, तो इसकी वो कौन कौन सी अथॉरिटी हैं जिनको ये नोटिस इस मीटिंग का जाएगा। वो मैंने आपको बताया था, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, कंपनी की वेबसाइट पे, लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को, और सेबी को, और आपकी न्यूज़पेपर में इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, और सीजी को, आरबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, विदिन 30 डेज, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं यदि वो करना चाहते हैं। समझ में आ गया, मेरे साथ ही कर लेना इसको यहीं ख़त्म, ठीक है ना। आपको एकदम पॉइंट्स पे सारे टिप्स, सारे सेक्शन 230 से 240 तक इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, केस स्टडीज़ भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, प्रोसीजर में कुछ भी हो सकता है। आप यदि ढंग से करोगे तो मेरे साथ ही इस वीडियो के ख़त्म होने के साथ ही आपको हो जाएगा, 1-2 बार देखोगे तो आपको ख़त्म हो जाएगा 230 से 240 तक, ठीक है। तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 ये अथॉरिटी है जिनको ये बात कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोविज़न टू सेक्शन 230 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग और पर्सन हैविंग आउटस्टैंडिंग डेप्ट अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5%। ये मैंने आपको बताइए 230 सेक्शन 230 सबसेक्शन 4 ये बात कहता है कि यदि आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो तो शेयर होल्डर यदि ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो उनके पास टोटल शेयर होल्डिंग का 10% होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और यदि क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं इस स्कीम के रिगार्डिंग तो उनके पास टोटल शेयर होल्डिंग का 5% होना चाहिए। ऑब्जेक्शन लिखोगे जैसे मैंने चार्ट में लिखा है, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर्स के आगे 10%, यानी कि ऑब्जेक्शन यदि शेयर होल्डर कंपनी की इस स्कीम के रिगार्डिंग रेज करना चाहते हैं तो 10%, और यदि क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं कंपनी की इस स्कीम के रिगार्डिंग तो उनके पास 5% शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रोविजन टू सेक्शन 230 सबसेक्शन 7,
ठीक है। नो सैंक्शन फॉर कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट इफ़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ नो एएस कंप्लेंट, यानी कि यहाँ पर कोर्ट को कभी भी, एनसीएलटी को कभी भी ऐसा लगे कि जो स्कीम हमने पास करी थी या स्कीम जो आई है हमारे पास पास होने के लिए उसमें कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ कंपनी फ्रॉड कर रही है, ऐसा कुछ भी कंपनी को लगता है, एनसीएलटी को लगता है, तो वो स्कीम को सैंक्शन नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्शन 234 क्रॉस बॉर्डर मर्जर परमिटेड, यानी कि फॉरेन कंपनी। इसमें क्या लिखा है, द 1956 एक्ट परमिट मर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी विद इंडियन कंपनी एंड नॉट वाइस वर्सा, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी का मर्जर हमारी इंडिया कंपनी के साथ तो हो सकता है पर किसी इंडियन कंपनी का मर्जर फॉरेन कंपनी के साथ नहीं हो सकता, यानी कि बाहर की कंपनी आके इंडिया में तो मिल सकती है पर इंडिया की कंपनी बाहर जाके नहीं मिल सकती। ठीक है। सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मर्जर इंट्रोड्यूस, न्यू एक्ट enables फास्ट ट्रैक मर्जर विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी between two or more small companies। स्मॉल कंपनीज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, दो या दो से ज़्यादा अधिक यदि स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी आपस में मर्जर करना चाहती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये प्रोसीजर जो मैंने आपको समझाया है इसको फॉलो करें, वो फास्ट ट्रैक से भी जाके अपना मर्जर कर सकते हैं। होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी कंपनी अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो इसमें लिखी हैं वो आपस में उनको ज़रूरी नहीं है कि ये वाला प्रोसीजर फॉलो करें, वो फास्ट ट्रैक से जाके भी मर्जर कर सकती है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 6 अप्रूवल ऑफ स्कीम बाय पोस्टल बैलेट देयर बाय इन्वॉल्विंग वाइडर पार्टिसिपेशन, यानी कि पोस्टल बैलेट से क्या होता है, वाइडर यानी कि वोट करने का जो दायरा है, जो ज़्यादा लोग वोट कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट में आल्सो इंक्लूड टेक ओवर ऑफर मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि इसमें कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में टेक ओवर भी अब इंक्लूड हो चुका है। मर्जर अमलगमेशन तो थे ही थे, अब टेक ओवर भी है प्रिस्क्राइब मैनर के साथ, यानी कि आपको उसके लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। इन केस लिस्टेड कंपनीज टेक ओवर ऑफर शैल बी एज पर रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय सेबी, यानी कि लिस्टेड कंपनी है तो जो सेबी ने रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उसको फॉलो करते हुए आप टेक ओवर का इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। टेक ओवर कर सकते हैं यदि लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके इस स्कीम पे आप टेक ओवर किसी कंपनी का कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया, ये आपके आज आपका अमलगमेशन मर्जर का ये दूसरा जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, छोटे छोटे मैंने शॉर्ट्स डाले थे, ये आज आपका सेक्शन 230 से 240 तक रह गया था, ये मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आपका अमलगमेशन मर्जर मेरे हैंड पे बुक से एनसीएलटी से कंप्लीट हो चुका है। सॉरी उससे एनसीएलटी से नहीं, सॉरी एनसीएलटी बोल रही हूँ मैं, उससे मॉड्यूल से। ठीक है। मॉड्यूल से आपका अमलगमेशन मर्जर कंप्लीट हो चुका है मेरे हैंड में। दोनों चैप्टर, दो चैप्टर थे आपके अमलगमेशन मर्जर में, मैंने दोनों चैप्टर आपके ख़त्म करा दिए हैं मॉड्यूल से। ठीक है। आप देख लेना वीडियो उठा के, कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। ठीक है। और मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी पिछले साल के कुछ, या फिर कोई डाउट होगा तो वो हम करेंगे और नहीं तो फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। या चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बाय।